स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर से, इनऑर्गेनिक बीइंग्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्लोस कैस्टिनेडा डॉन जुआन के घर, डॉन जुआन नहीं, जेनेरो के घर, डॉन जेनेरो बोल के एक और बड़े ज्ञानी जो अप्रेंटिस थे डॉन जुआन के, उनके घर जाते हैं। तो वहां पे एक फिर से उन्होंने, मैंने पहले भी बोला था कि एक पैट देते हैं बैक में, एक पंच देते हैं, तो उनको हाइटेंड अवेयरनेस में जाने की एक आदत बन गई थी। उनको वो पैट बहुत सरल लगता था, उनको भी, डॉन जुआन को भी सरल लगता था और कार्लोस कैस्टिनेडा को भी। एक पंच से वो हाइटेंड अवेयरनेस में चले जाते थे। पंच में क्यों ऐसे होता था, क्योंकि वो प्लांट्स भी, ये पावर प्लांट्स जो हैं वो भी खाते थे। तो वो कार्लोस कैस्टिनेडा वो हाइटेंड अवेयरनेस में चले जाते हैं और वहां से उनको एक एक्सपीरियंस होता है। घर के अंदर एक ऐसे बीइंग्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बीइंग्स आते हैं अंदर। और ये सब डॉन जुआन और जेनेरो को पहले से ही पता था कि कोई आने वाला है घर के अंदर। वो दोनों बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो इसलिए उनको पता चल जाता है। पर कार्लोस कैस्टिनेडा को जब वो बीइंग्स आते हैं तब भी पता नहीं चलता उसको। उसको हाइटेंड अवेयरनेस में रहने से भी उसको अवेयरनेस कम था। ये सब कार्लोस कैस्टिनेडा अपनी ही बात इतने ह्यूमिलिटी से, इतने हम्बल वे से, ईगो ना रखकर उन्होंने इस बुक में अपने आप की कमियों के बारे में भी वो बताते हैं। तो उसमें कहे हैं कि उनको पता ही नहीं चला था। फिर जाते जाते ऐसे उनके ट्रिप्स में और उनके जो उनका जो बातचीत में डॉन जुआन एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे बीइंग्स आए थे, और वो बीइंग्स को डॉन जुआन कहते हैं एलाइज। ठीक है फ्रेंड्स, वो एलाइज है। वो है स्मॉल बीइंग्स जो हमें, हमारी अवेयरनेस को टेस्ट करने के लिए आते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, लॉब्संग रंपा के बुक में भी कहते हैं कि एक्चुअली हम जब सोते हैं, तो हम जब एक्चुअली जाते हैं, तो बहुत सारे ये एस्ट्रल बीइंग्स हमारी हमको डराने के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डॉन जुआन और उनको सब बहुत अच्छी तरह पता है कि उनको कैसे यूज किया जाए। हर इस बुक में मैं एक यूनिफॉर्मिटी देख रही हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी बुरा या कुछ भी होता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी बना देते हैं डॉन। उसको एक अच्छा एक मौका सीखने के लिए, और असेंबलेज पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए, इमेजिनेशन को ज्यादा करने के लिए, अवेयरनेस को ज्यादा करने के लिए, ये सब के लिए वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते ढूंढते वो इतने मास्टरी के तरफ जाते हैं कि उनको एलाइज उनके क्या बन जाते हैं, यूज कर सकते हैं। वो सिद्धियों के लिए, सिद्धि पाने के लिए भी यूज करते हैं एलाइज को। तो यही मैं कहना चाहती थी। तो इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट करके रखा है, तो वो भी मैं कहना चाहती हूँ। ये कहते हैं कि म्यूसियर्स कैसे मास्टर्स बनते हैं। तो ये प्रश्न कार्लोस कैस्टिनेडा पूछते हैं डॉन जुआन से। तो डॉन जुआन बोलते हैं कि न्यूसियर्स इतने मास्टरी यानी डॉन्स के तरह क्यों बनते हैं, क्योंकि अननेसेसरी हैबिट्स, यानी जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हमारी लाइफ से निकालना है हमें। तो अगर हम वो करेंगे तो हमें मास्टरी के और जाने का एक और भी ज्यादा चांस मिलता है, और हम एक फास्टर स्पीड में, यानी हमारी स्पीड बढ़ती है अगर हम अननेसेसरी हैबिट्स को निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे मैं एक जस्ट एग्जांपल कहती हूँ। एक बार एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर पत्री जी के पास बैठे थे। एक प्रोग्राम में हमने देखा था, शायद ये प्रोग्राम पापा ने ही अरेंज किया था, मुझे बहुत ठीक से याद नहीं है कहाँ और कब हुआ था। पर उस टाइम पे वो पुलिस ऑफिसर पत्री जी के पास बैठे थे, और ये पैर को इतनी बार हिलाने लगे।
यानी एक हैबिट होता है कई लोगों को ज्यादा यूज करना, यानी ज्यादा क्या कहते हैं, फिजिकली बहुत हिलते रहना। ऐसे जैसे बैठे रहते हैं पर स्टिलनेस ही नहीं रहता है उनके अंदर, अंदर से भी बहुत चंचल रहते हैं। ठीक है, वो चंचल स्वभाव को निकालना चाहिए। हम ध्यान में जब होते हैं तो हमें वो कामनेस हमें लानी चाहिए, इवन फिजिकली लानी चाहिए, और मेंटली सब जगह हमारे एक एक एरिया पे हमें एक कामनेस लानी चाहिए। तो ये वाली बात वो एक अननेसेसरी हैबिट है ना। तो ये सब हैबिट्स ऐसे जैसे बहुत ऐसे बहुत सारे हैबिट्स एक एक आदमी यार एक लेडी को होता है, हमें उसको देखना चाहिए हमारे पास क्या है, क्या हम कैसे एनर्जी को बढ़ा सके। ठीक है, यहाँ पे अभी हमको क्या हो रहा है, हम ज्यादा इस मटेरियल वर्ल्ड में और ज्यादा हमारी जो अननेसेसरी हैबिट्स के से क्या होता है, हमारे जो ध्यान का एनर्जी है उसी में चला जाता है। हमारी एक सोल की उन्नति के लिए, यानी आत्मा की उन्नति के लिए नहीं जा रहा है एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हमें चैनलाइज करना है। ठीक है, कैसे हम ये सब अननेसेसरी हैबिट्स को कम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कहते हैं डॉन जुआन की इम्पेकेबिलिटी। इम्पेकेबिलिटी का वर्ड बहुत ज्यादा यूज किए हैं डॉन जुआन यहाँ पे इस बुक में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पेकेबिलिटी का मतलब है एनर्जी को सेव करके, कंजर्व करके रखना। तो कितना ज्यादा है हमारे पास, तो ये हमें एक इन्वेंट्री लेते रहना है, यानी एक सेल्फ असेसमेंट करते रहना है। आज मैंने क्या क्या किया, जो बहुत ज्यादा एनर्जी हम लूज किए, तो ये सब सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अननेसेसरी हैबिट्स को हम कम करेंगे तो बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी कंजर्व होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिए थे इस बुक में नहीं, पावर ऑफ साइलेंस में शायद, उसमें कहे हैं नौजवान की, हम एक जगह जाते हैं, एक रूम से एक और रूम कुछ लाने के लिए, और वहां वहां पे हमें फिर हम इस रूम में आते हैं वहां से लेके, और फिर हमें याद आता है कि कुछ और लेके आना था। फिर हम उसी रूम में जाएंगे वो एक और थिंग को लाने। तो यहाँ से हमें याद नहीं रहता है क्या लाना है, क्या सब लाना है। ये हमें ये बोलते हैं कि ये बहुत इतना इतना इम्पोर्टेंट है। हम कितनी बार जाते हैं, कितनी बार हम चलते हैं, कितनी बार हम क्या क्या करते हैं, बाप रे। अगर हम अपने लाइफ को हम देखेंगे तो फालतू ही एक्चुअली ज्यादा ज्यादा फालतू है। ठीक है, तो इसको बहुत कम करना है। शायद ये वीडियो में आएगा और आप लोग हंसेंगे जब ये देखेंगे, तो नीता जी अभी हंस रही हैं, तो इसीलिए तो मुझे भी, मैं कहती हूँ अभी अभी मैं कहती हूँ कि बिना कुछ क्या हेसिटेशन के, कि मैं भी बहुत ज्यादा फालतू अभी भी कहीं ना कहीं करती हूँ। मुझे भी ये याद रखना है, याद रखने के लिए आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, तो मुझे अब से मैं अवेयर हो जाऊंगी। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू वंस अगेन आप सबको। तो मुझे भी अभी मास्टरी के टुवर्ड्स क्या क्या करना है, हमें मैं ज्यादा सोचने लगूंगी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल डॉन जुआन ने दिया है। कार्लोस कैस्टनर थे, स्पेसिफिकली वो बोलते थे कि एक रूम में जाओगे तो तुम फिर से वहां मत जाना, जो भी चाहिए तो एक ही बार जाके सब लेके आना, फिर दोबारा 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 मत जाओ। कितनी बार चलते रहोगे। ये सब इम्पेकेबिलिटी का एक क्या कहते हैं, इम्पेकेबिलिटी नहीं होगा अगर तुम ऐसे करोगे तो ऐसे वो बोलते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब है। मैं जो स्ट्रेस कर रही हूँ ना, वो सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हम अपना सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है इस बुक में, हमें पढ़ना है और स्टोरी की तरह पढ़ना है। तो सेपरेटली मुझे तो मैंने बोला था 6 महीने मैं कर सकती हूँ ये बुक, अगर मुझे दिया गया तो, और आपको टाइम है तो।
तो फिर एक और दिन हम ट्राई करेंगे, ठीक है? फिर थोड़े दिन के बाद, थोड़े सालों के बाद शायद सब मिलके हम ये करेंगे। फिर भी अभी जो भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब आप नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं, मैं जरा पढ़ना चाहती हूँ। और ये कहते हैं कि सब जगह अननोन ही है, ठीक है? अननोन, नोन तो सबको पता है, पर अननोन सब जगह है, फॉरएवर प्रेजेंट है, ठीक है? सबको एक्सेस है, यानी हम अननोन को रीच कर सकते हैं। सब क्या होता है, इसीलिए हमें देखिए अभी ऐसे बीइंग्स आते हैं, एस्ट्रल बीइंग्स आते हैं, एलाइज आते हैं, तो उन सबको दिखाई क्यों देता है और हमें क्यों नहीं? डॉन्स को पता चलता है, हमें क्यों नहीं? क्योंकि हमारी अवेयरनेस हमने कहीं और एनर्जी को लूज किया है। और यहाँ पे बोलते हैं कि फॉरगेटफुलनेस लैक ऑफ एनर्जी है। फॉरगेटफुलनेस इज इक्वल टू, यानी फॉरगेटफुलनेस को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? भूलने हाँ, भूलना। हाँ, भूलना इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमारे पास नहीं है, ठीक है? उसको एक क्या कहते हैं, दुर्बलता मत समझिए, यानी बहुत क्या कहते हैं उसको, एक वो भूल गए, अभी ओल्ड हो चुके हैं हम भूलना एक बहुत क्या कहते हैं, डॉन जुआन इतने क्या कहते हैं, ओल्ड हैं, 70+ हैं वो जब कार्लोस कैस्टिनेडा को मिले थे, पर उनका मेमोरी तो लाजवाब था। ऐसा नहीं था, उनका एनर्जी कितना ज्यादा है। हम एज को हम किसी टाइम पे हमें लाना ही नहीं चाहिए। हमारी सोच से, हमारी लिमिटेड थिंकिंग से हम बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है? हमें बूढ़े एक्चुअली हमको ये मार्क करना है कि कौन सा, अब से हम ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है? अभी कभी भी आप सोचिए मत कि आप बूढ़े लगेंगे। और मेरे मम्मी और पापा को वो हैबिट था कि मैं बहुत एज हो रहे हैं ऐसे बोलना। मैंने एक बार उनको डांट के बता दिया था कि एक और बार कहोगी ना तो ये मास्टरी से मैं निकाल दूंगी आपको, मैं आपको मास्टर नहीं करूंगी। तो तब से वो स्टॉप कर दिया उन्होंने, और अंडरस्टैंड भी किया मम्मी ने कि ओल्ड एज हमारी थिंकिंग से ही होता है, हमारी लिमिटेड थिंकिंग से। एक्चुअली ये बॉडी इतना पावरफुल है कि हम इसको थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक इसको रिटेन कर सकते हैं। जैसे महावतार बाबा जी हैं, इतने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हैं अभी भी। वो कैसे प्राणा में, कैसे यानी नेचुरल थिंग से, वो ऐसे हमारी तरह खाना वाना नहीं खाते हैं। वो सिर्फ नेचुरल थिंग्स, 5 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स जो है, उससे उनका प्राणा, जो प्राणा एनर्जी है, वो इतना बड़ा है उनका, ठीक है? वो उनको ओल्ड एज ही नहीं है, इसीलिए वो हर वक्त एक 25 ईयर ओल्ड यंग बॉय की तरह सबको दिखते हैं, पता है? तो हमें भी ऐसे ही रहना है, हमें मार्क करना चाहिए, अब से मैं ऐसे ही रहूंगी या रहूंगा, ऐसे ही दिखूंगा या दिखूंगी। तो फ्रेंड्स, ये सब है पॉइंट्स। आप कभी भी मत सोचिए कि आप ओल्ड हो रहे हैं, ठीक है? तो इसमें बोलते हैं कि द अननोन इज सुपरफ्लस पार्ट ऑफ द एवरेज मैन, यानी सब जगह अननोन ही है, चलता रहता है। अननोन हमारे पास बहुत नजदीक आता है, सब हमारे पास आता है, पर हम एनर्जी लेवल बहुत कम है तो हमें ट्यून इन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जैसे रेडियो को ट्यून किया जाए, हम रेडियो को जैसे हम ट्यून करते हैं, तभी हमें वो सिग्नल आके हमें गाना सुनाई देगा ना। तो अभी ट्यूनिंग नहीं हुआ हमारा कंप्लीटली, हम अनट्यून्ड एक डिब्बे की तरह है। रेडियो जो बजता भी नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे रस्ट हो रहे हैं हम। तो कितना सोच में बदलना है हमें, हमारे एक्शंस कैसे उससे बदलने चाहिए हमें। तो आप सोचिए इसके बारे में और इसको फिर से देखिए, ठीक है? और ये है, और इसको फ्री एनर्जी होगा तब ही हमें इस एनर्जी, इस सुपरफ्लोस, अननोन सुपरफ्लोस का मतलब है जो चलता रहता है, यानी अननोन हमारे पास एक के बाद एक एनर्जी यहाँ पे मूव होती रहती है। सुपरफ्लस
फ्लो, यानी एक फ्लो होता है, तो उसको ग्रास्प करने के लिए हमें फ्री एनर्जी चाहिए। ठीक है, हम बहुत एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड में कितने अटके हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा, जितना चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा। ठीक है, पत्री जी भी यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में ही हैं, पर वो अटके नहीं हैं, वो इतने बैलेंस्ड हैं। हम उनके उनका सोच, उनका जो है थिंकिंग, और उनका कितना 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 अलग है, कौन से लेवल पे हैं वो। तो डॉन्स भी ऐसे ही थे, पर डॉन्स का एक है कि उनको एक मटेरियल वर्ल्ड नहीं है, कि वो शादी कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही रहते हैं नोमैड्स की तरह। ठीक है, तो उनका लाइफ थोड़ा अलग है। बट पत्री जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो संसार में रह के निर्वाण को उन्होंने अटेन कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस पाथ में जब हम जाएंगे तो हमें फ्री एनर्जी को ग्रास ग्रास जब हम करेंगे तो अननोन दिख जाता है और नोन बन जाता है। पर ये क्या होता है, हम फर्स्ट अटेंशन में अगर अटकेंगे तो फिर भी हमें अननोन नहीं मिलता है, एक और लेवल पे हमें जाना चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर हम वॉरियर्स पाथ में जाएंगे तो माइंडफुलनेस, मैंने कहा फर्स्ट अटेंशन माइंडफुलनेस है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस हमें डेवलप करना चाहिए, और करते आए हैं बहुत सारे टिबेटन मॉन्क्स, वो सब इतने माइंडफुल हैं। हम उनके लाइफ, जब बिक्कू के लाइफ को हम देखते हैं तो बहुत बहुत फर्स्ट अटेंशन के मास्टर हैं, पर उसी में हमें अटके नहीं रहना चाहिए, एनर्जी भी हमारी बढ़नी ही चाहिए। क्या होता है यहाँ पे डॉन जुआन बोलते हैं कि फर्स्ट अटेंशन पे फुल्ली हम चले जाएं, अब्सॉर्ब हो जाएंगे तो एनर्जी लूज करने का एक संभावना है, हमें एनर्जी भी चला जाता है, पर हमें एनर्जी को बनाए रखना है। फर्स्ट अटेंशन को कंप्लीटली मास्टरी करनी है, और हमारी एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ानी है हमें, तभी हम सेकेंड अटेंशन को पा सकते हैं। यही है उनका फॉर्मूला। तो इसमें कहते हैं कि तो ये सब हुआ। द न्यू सीयर्स वे सिंपली टेरिफाइड बाय द नॉलेज दैट द ओल्ड सीयर्स हैड। हाँ, इसमें कहते हैं कि पिछले जो ज्ञानी थे, पिछले जनरेशन के ज्ञानी, वो उन्होंने जो भी सीख मिला उन्हें, उससे न्यू सीयर्स इतने सरप्राइज हो गए, तो उनको भी वो सब ज्ञान लेना चाहते थे। और इसमें लिखा है कि the new seers knew that the knowledge leads only to, हाँ, ओल्ड सीयर्स का जो भी ज्ञान था वो टोटली डिस्ट्रक्शन के टुवर्ड्स था। ये बोला है, ये एक पॉइंट बोला है, और इसलिए न्यू सीयर्स ने एक नया तरीका, यानी नया तरीका डेवलप किया, डिवाइस किया उसको, और सबके लिए लेके आए। और वो है, दे आर द लेगेसी ऑफ द ओल्ड टोलटेक्स। हाउ डिड द न्यू सीयर्स नो अबाउट दोस प्रैक्टिसेस? क्या क्या वो करते थे? तो यहाँ पे बोलते हैं कि उनका एक रिचुअल होता था, और इनकैंटेशंस बोलते हैं, जैसे ओम मानी पद्मे हम जैसे ये टिबेटन मॉन्क्स सब जब करते हैं ना ज्यादा, ये सब, ये एक तरीका उनका ओल्ड सीयर्स का, ये सब वो बहुत ज्यादा अपना लिए थे, यानी वो करते आ रहे थे। फिर उनको लेंथी प्रोसीजर्स होता था, और ये सब हम क्या होता था, उनको एक बहुत एक डिस्ट्रिक्शन के टुवर्ड्स ही वो लेके गया, या फ्रीडम नहीं मिला उन ज्ञानियों को, यही डॉन जुआन बोलते हैं। और उनको ये उनको एक फोर्स, यानी एक मिस्टीरियस फोर्स को वो उन्होंने देखा, ओल्ड सीयर्स वो देखते थे। वो है, इट्स अ फोर्स दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट एवरीथिंग। हाँ, यानी मैंने कहा था ना, इमेजिनेशन, ईगल के इमेजिनेशन सब जगह जो होता है, वो ज्ञानी, जो ओल्ड ज्ञानी थे, वो सोचते थे कि ये एक मिस्टीरियस फोर्स है, उनको ठीक से उसको समझने की शक्ति नहीं थी। तो न्यू सीयर्स यानी डॉन्स जैसे, या पत्री जी के जैसे न्यू सीयर्स जो हैं, वो सब उनको
फुल्ली समझने लगे वो फोर्स को। तो वो फोर्स क्या है पूछते हैं कार्लोस कैस्टिनेडा। तो वो बोलते हैं कि इट्स कॉल्ड विल। विल यानी एक डिसीजन के जैसे एक विल है, यानी एक डिसीजन लिया है उस एनर्जी ने। यानी ईगल के जैसे जो दिखता है, उन्होंने जब देखा था ईगल की तरह दिखता था, तो वो एक फोर्स या एनर्जी है। और उसको वो एक और पर्यायवाची शब्द के शब्द से उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो वो है ईगल्स इमेजिनेशंस, इंटेंट या विल। यहाँ पे बहुत ज्यादा वो वर्ड चेंज करके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर उन्होंने कहा है। तो इंटेंट बहुत ज्यादा यूज करते हैं डॉन जुआन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मैं पूर्णिमा जी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, फिर मेरे को आप करेक्ट करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत अच्छा है, परंतु आप इंग्लिश में वर्ड्स बोल रही है ना, तो कई लोग नहीं समझे होंगे। आपके कहने का शायद ये अर्थ है कि जितना मैं समझी हूँ कि जो पुराने वाले सीयर्स थे, यानी कि जिनके पास पुराने बुजुर्ग लोग जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, वो रिचुअल्स मतलब मंत्रा चैंटिंग वगैरह करके वो जो फोर्स पाते थे, वो सोचते थे कि ये डिवाइन फोर्स है ना। और उनको वो समझ नहीं पाते थे वो अज्ञात को, है ना। जो अज्ञात को हम मतलब अननोन को नोन करना है, वो नहीं समझ पाते थे। वो समझते थे कि सिर्फ एक डिवाइन पावर है। पर जो न्यू सीयर्स आए, जो नए दिव्य दृष्टि वाले लोग आए, उन्होंने समझा कि ये उस डिवाइन फोर्स की एक संकल्प है, एक विल है, इच्छा है। करेक्ट करेक्ट नीता जी। इसी को इंटेंट, विल या ईगल्स इमेजिनेशंस, तीन वर्ड से, यानी ये सब एक ही मीनिंग है, पर डॉन जुआन ने इसको तीन तरह इसको समझाने की ट्राई किया है कार्लोस कैस्टिनेडा को। तो इंटेंट, ईगल्स इमेजिनेशंस या विल। तो मतलब संकल्प, इच्छा या जो उत्सर्जन हो रहा है, इमिनेशन मतलब उत्सर्जन, जो चीज निकल रही है उनका, है ना। हाँ करेक्ट करेक्ट। आप सबको अभी बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, मैं समझती हूँ, क्योंकि नीता जी ने इतनी अच्छी तरह समझ के। नहीं, आपने भी बहुत अच्छे से बताया, पर आप इंग्लिश वर्ड बोल रही है ना, इसलिए मुझे बताना पड़ा ना कि ओल्ड सीयर्स और न्यू सीयर्स, इसलिए मैंने बोला। बाकी आप बहुत समझा रही हैं। करेक्ट करेक्ट। नहीं, मुझे आपको सुनना है एक्चुअली। मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि 5 दिन आप पढ़ के हमें सुनाएंगे, तो हिंदी में बहुत अच्छा। नहीं, आपका समझ के मैं लोग को एक बार इंटीग्रेशन वाले में समझाऊंगी ना, तब आप भी आइएगा। पर आप बिल्कुल सही समझा रही हैं पूर्णिमा जी, आप कहीं पे भी गलत नहीं है। बहुत इतना ये जो आप मेरे को समझा रहे हैं ना, अगर मैं बुक लेके शायद 3 महीना बैठूंगी तब भी नहीं समझूंगी, जो आप इतने सरल भाषा में समझा रही है उस पॉइंट्स को निकाल के। तो हम लोग को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए आपको। थैंक यू। मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी है कि मैं इसको कॉन्सेप्ट्स को ऐसे बता के, मुझे भी इतने सारे अननेसेसरी हैबिट्स है मुझे निकालना है। तो मुझे जब मैं बोल रही हूँ तो मैं भी एक्चुअली लर्न कर रही हूँ, क्योंकि जो हम सिखाते हैं वो सीखते भी हैं। बिल्कुल। टीचिंग इज लर्निंग, लर्निंग इज रिमेम्बरिंग। हाँ डेफिनेटली। तो आप भी फ्रेंड्स, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को ये सब समझा सकते हैं। तो क्या होता है, हम आपको भी बहुत अच्छी तरह ये सब समझ में आकर आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आप डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, तो एक और, तो नेक्स्ट पॉइंट्स में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं डॉन जुआन की, अवेयर जो ह्यूमंस रहते हैं वो है उनको ऑर्गेनिजम्स कहते हैं डॉन जुआन। जो अवेयर ह्यूमंस हैं, जो अवेयरनेस अच्छी तरह है, तो उनको ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ज्ञानियों का लेवल ही अलग है, बोलते हैं वो है अवेयरनेस, टोटल अवेयरनेस। और उसका है इमेनेशंस एनकेज्ड इन रिसेप्टिकल, यानी इमेनेशंस जो ईगल्स का इमेनेशंस जो है बाहर और अंदर, उसको एक छोटा सा बॉक्स की तरह उनके शरीर के पास ही एक बॉक्स की तरह अंदर रख देते हैं। यानी वो एनर्जी वहां पे एक बॉक्स के अंदर रहता है।
जो ज्ञानियों का होता है अवेयरनेस, वो एक बॉक्स के अंदर होता है, क्योंकि वो ज्यादा क्या, क्यों आप बोलिए, किसी को इसके बारे में, अभी मैंने इतना बताया था कल भी, तो क्यों एक बॉक्स के अंदर होता है बताइए, किसी को आइडिया है अभी? क्योंकि अब तक तो आपको आइडिया होना चाहिए क्यों बॉक्स के अंदर है। आप सबको एक क्विज देती हूँ। ज्ञानियों को मैं फिर से एक बार बताती हूँ, फिर आप इसका आंसर दे सकते हैं शायद। तो अवेयरनेस ज्यादा है, और उस इमेनेशंस को एक बॉक्स के अंदर मिलता है उनका। मैं बता देती हूँ, ओके। ठीक है, नहीं, क्योंकि उनका जो अननेसेसरी हैबिट्स है वो नहीं रहता है, अननेसेसरी हैबिट्स ही नहीं रहती है, और उनको एनर्जी इतना ज्यादा है कि उनका एमिनेशन बॉक्स के अंदर हो जाता है, बॉक्स एक एक बॉक्स के अंदर हो जाता है। उनका लाइफ इतना एक एनर्जी फिल्ड होता है हर वक्त, तो ऑटोमेटिकली वो इमेनेशंस भी बॉक्स की तरह सब जगह ऐसे देख सकते हैं। ज्ञानी एक और ज्ञानी को पहचान सकता है, क्योंकि वो बॉक्स बॉक्स में रहता है सब जगह, ठीक है, क्योंकि उनका लाइफ बहुत बहुत एनर्जी फिल्ड होता है, अननेसेसरी हैबिट्स नहीं रहते हैं ज्ञानियों के पास। हमारे पास ऐसे नहीं है, सब ऐसे घूमते रहते हैं सब जगह। अभी हमें बॉक्स में डालना है, ठीक है, कैसे कर सके हम, कहाँ कहाँ एनर्जी लूज कर रहे हैं वो देखना है, ठीक है। तो फिर पॉइंट्स में जल्दी जल्दी जाते हैं, और इतना है कि मैं अभी छोड़ देंगे तो 11 बजे तक लूंगी, पर मुझे कल काम पे जाना है, तो कैसे भी ज्यादातर मुझे 10-15 ही तक ही मैं ले सकती हूँ ज्यादा। तो मैं देखती हूँ, सब पॉइंट्स मैं फिनिश करना चाहती हूँ, ठीक है। हाँ, माइंडफुलनेस से बरे रहते हैं ये ठीक है, चैट बॉक्स में आया, पर माइंडफुलनेस से भी ज्यादा एक स्टेप ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको अदर वर्ल्ड्स का भी ज्ञान रहता है, यानी अदर वर्ल्ड्स का अवेयरनेस भी रहता है। यहाँ पे कौन आया था अभी, ऑर्गेनिक बीइंग्स, जैसे लॉब्सन रामपा एक बहुत बड़े डॉन थे शायद, क्योंकि उनको पता चलता था कि रात को कौन आ रहा है, यानी कौन से एस्ट्रल बीइंग्स आए थे यहाँ और आ रहे हैं, ये सब अवेयरनेस भी उनका ज्यादा है। माइंडफुलनेस सिर्फ माइंडफुलनेस नहीं, माइंडफुलनेस सिर्फ ये दुनिया के लिए यानी इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए है, उनका अवेयरनेस और एस्ट्रल लेवल पे भी है, कॉजल लेवल पे भी है, सुप्रा कॉजल लेवल पे भी है, जाके आते हैं वो, जब ध्यान में बैठते हैं तो जाके आते हैं, नींद में तो पूछना ही नहीं, सब ड्रीम्स उनको लूसिड होता है, ड्रीम्स ही नहीं होता। एक टाइम पे पर्सिवल ने कहा है थिंकिंग एंड डेस्टिनी में कि एक टाइम पे उनका कुछ भी ड्रीम्स ही नहीं होता है, कंप्लीट क्या कहते हैं अवेयरनेस से फिल हो जाता है उनका, क्या कहते हैं स्लीप। और मैंने बहुत बहुत ये इंसिडेंट्स मैंने सुने हैं पत्री जी के स्लीप के बारे में, क्योंकि वो जब वो आंख कंप्लीटली क्लोज रहते हैं तब भी वो अवेयर रहते हैं कि रूम के अंदर कौन आ रहा है। ये मैंने बहुत इंसिडेंट्स मैंने सुना है, तो मैं सोचती हूँ कि उन्होंने थर्ड अटेंशन को भी कंप्लीटली मास्टर कर चुके हैं। तो सेकेंड अटेंशन क्या, थर्ड अटेंशन भी फायर फ्रॉम विद इन उनका आ गया है, फायर जो है उनका अंदर बाहर आके सबको ध्यान से कराया अभी, तो वो ही है वो फायर, मैं समझती हूँ यही। तो फ्रेंड्स ये इसमें और भी पॉइंट्स हैं, ये ऑर्गेनिक बीइंग्स के बारे में बताते हैं, आर नॉट ओनली क्रीचर्स दैट हैव लाइफ, एंड उसके बारे में बोलते हैं ये ऑर्गेनिक बीइंग्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक बीइंग्स वो हैं जो इसके पास प्राण शक्ति है, अभी जैसे हम सब ऑर्गेनिक बीइंग्स हैं, तो वो क्रीचर्स हैं, उनको लाइफ है। You're drawing from the organic, but that's only one instance. You shouldn't draw all, have to say one category alone. ठीक है, इसको उन्होंने कहा है कि
फॉर सीयर्स टू बी अलाइव मीन्स टू बी अवेयर, यानी ऑर्गेनिक बीइंग्स को थोड़े बहुत सेक्शंस को अवेयरनेस नहीं रहता है, पर लाइफ है, ठीक है। हम सब जैसे हम आप देखिए, जैसे एक सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को जीव है उसके अंदर, यानी लाइफ है, पर अवेयरनेस बहुत कम होता है। तो हम उससे बहुत ज्यादा बड़े हैं कॉन्शियसनेस में, ठीक है। हमें लाइफ है, वो कहते हैं कि अवेयरनेस ज्यादा होगा तो लाइफ, तो सीयर्स कहते हैं कि हम सब बहुत बहुत जीवित हैं, बहुत अलाइव हैं, अलाइवनेस ज्यादा होता है हमें, ओके। इसमें अवेयरनेस मीन्स टू बी एन ऑर्गेनिज्म, इसीलिए मैंने कहा था पहले कि अवेयर ह्यूमंस को ऑर्गेनिजम्स कहते हैं यहाँ। और ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग्स हैव अ कोकून दैट encloses emanations। हम सब, जैसे मैंने बोला था, यहाँ से सब जगह जो एमिनेशन अभी अभी जाके आ रहा है वो सब, तो बट देयर आर अदर क्रीचर्स whose receptacles don't look like a cocoon to a seer। हाँ, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जो कुकून है हमारी एग की शेप में है, पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एग के शेप में नहीं है, ठीक है। उनका थोड़ा अलग होता है, वो ज्ञानियों ने देखा है, ठीक है। ये एक बात है। एमेनेशंस ऑफ अवेयरनेस, ये दे हैव एमेनेशन, उनका भी एमेनेशंस है, पर उनका शेप और क्या कहते हैं आकार सब शायद हमसे बहुत डिफरेंट है, ठीक है। वो सब ज्ञानियों ने देखा है। और इन देम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच अदर देन रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, उनका भी ऐसे ही है, लाइफ है, पर उनका इमेनेशंस और कुकून सब बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और अभी रिप्रोडक्शन है, तो उसके बारे में उन्होंने और ज्यादा नहीं कहा है। और ये कहते हैं कि उनको भी एक इमोशनल डिपेंडेंसी होता है, सैडनेस होता है, वो सब फीलिंग्स भी होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स पे को। और उसमें उनका एक लव जो है, प्रेम की एक भावना जो है, वो बहुत अलग है बोलते हैं डॉन जुआन। तो उसको आर यू सीरियस बताते हैं, क्योंकि कार्लोस कैसमेरा पूछते हैं कि ये सीरियसली आप बता रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि हाँ बहुत बहुत सीरियस, ऐसे बोल के बहुत हंसते हैं नॉन। यहाँ पे सब ऐसे, हम अगर इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो इतना हंसेंगे भी, क्योंकि वो बहुत एक ह्यूमरस वे में इसको लेके गए हैं। पर अभी जब हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर मुझे जब मैं पढ़ती हूँ उसको, जिनको भी इसको समझ में आता है, जिनको आता है, वो बहुत एंजॉय करेंगे ये बुक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट्स में जाते हैं। तो एवरेज मैन की जो एनर्जी है, मैंने बोला तो कि फर्स्ट अटेंशन ही ले लेता है, एनर्जी जो है वो कंप्लीटली फर्स्ट अटेंशन में चला जाता है, सेकंड अटेंशन के लिए एनर्जी बचा नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए एनर्जी बनाए रखना हमारा काम है सेकंड अटेंशन के लिए। जब एनर्जी बढ़ता है तो क्या होता है, ड्रीम्स में हम अवेयर रहते हैं, हमें पता चलता है कि ये ड्रीम है, ठीक है। वो उस लेवल तक हमें वर्क करना है, ओके। तो मैंने पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कैसे, ठीक है। और इसमें कहा है कि ये सब जब हेलोजेनिक प्लांट्स जो वो जब खाते थे, वो उनको एक उनका एक कैसे बोलते हैं क्या कि इस दुनिया की एक समझ है, वो बहुत प्रिमिटिव हो जाता है जब वो खाते हैं वो प्लांट्स। और क्या कहते हैं उनका I told him that I had not formally called it primitive interpretation, but in anthropological terms, I had labeled worldview more proper to hunting and gathering societies. तो ये बहुत ये कहते हैं कि उनका एक नजरिया जो है, ये प्लांट्स जब खाते हैं तो बहुत चेंज हो जाता है। और ये एक्चुअली जो भी सोच हमारी, जो एक रिजिड सोच जो रखते हैं कुछ लोग, बहुत रिजिड रखते हैं ना, जैसे भगवान नहीं है, एथिस्ट जैसे जो रहते हैं, वो जब हेलोजेनिक
प्लांट्स खाते हैं तो उनका एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो जाता है और वो मानने लगते हैं कि भगवान है। तो उनका सोच कंप्लीटली बदल जाता है। ठीक है, तो ये सब है फ्रेंड्स। तो हमको क्या होता है, हम किसी को कुछ लोगों को जब हम ध्यान में लाते हैं, कैसा भी उनका सोच होता है, हमें प्लान्स की जरूरत नहीं है, ध्यान की जरूरत है बस। हम ध्यान को करते करते किसी को ध्यान सिखाइए, भगवान है या नहीं वो हम डिस्कस नहीं करते हैं, पर ध्यान करना इम्पोर्टेंट है। तो जो भी ध्यान करता है वो समझ जाता है कि क्या है ये सब। ठीक है, एक्चुअल ट्रूथ में हम हमारा कदम रखे जाते हैं ध्यान से। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहते हैं कि कंटिन्यू देन विद हिज एलिसिटेशन ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ ओल्ड सीयर। उनका सीयर्स का बहुत ज्यादा उन्होंने बताया। मुझे लगता है कि मुझे ये स्किप करना है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसके बारे में भी अभी हमें टाइम लिमिटेड होता जा रहा है ना, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में चली जाती हूँ। यहाँ पे मोस्टली इस चैप्टर में वही ओल्ड सीयर्स का एक थिंकिंग और जनरल टॉपिक्स में बहुत ज्यादा डॉन जुआन ने कहा है कि कैसा रहता है उनका एक एक प्रैक्टिस, ऐसे सब कहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चैप्टर पे मैं जाना चाहती हूँ। ये कहते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर है असेंबलेज पॉइंट। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक मैंने बोला ना कि स्पेसिफिक स्पॉट है, वो घूमता रहता है इमेनेशंस में। हमारा जो बाहर का इमेनेशंस है वहां पे एक ग्लो, एक ऐसे ग्लो ऑफ अवेयरनेस डिफरेंट है, एक बैंड है, पर असेंबलेज पॉइंट थोड़ा और भी डिफरेंट है, एक क्लस्टर है वो। क्या कहते हैं, क्लस्टर ऑफ एनर्जी बोलते हैं उसे। तो वो सब ट्रू सेंटर ऑफ एनर्जी इन ऑल ऑफ अस, यानी एक ट्रू सेंटर है, एनर्जी का सेंटर है वो, एक स्पेसिफिक स्पॉट। as soon as I focus my attention on the midpoint, the man let go of me। यानी जब मैं वो कार्लोस कैस्टेनेडा को भी वो पता चल गया था कि असेंबलेज पॉइंट क्या है, उन्होंने देखा था, दिखाया था डॉन जुआन ने असेंबलेज पॉइंट क्या है बोल के। तो यहाँ पे कहते हैं, डॉन जुआन कहते हैं कि ये सब असेंबलेज पॉइंट से जाने से पहले उन्होंने ब्रीफली ट्रूथ के बारे में कहा है। ये मैं आपको ट्रांसलेट करके मैं बताती हूँ। ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड कुछ भी नहीं है बोलते हैं। ठीक है, पहला ट्रूथ, यानी जो भी हम देख रहे हैं अभी, ये ऑब्जेक्ट्स की तरह नजरिया से, यानी दैट थिंकिंग से, यानी ये सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी अभी एक बॉटल है यहाँ पे मेरे पास, या कुछ मोबाइल अभी मैं देख रही हूँ, तो ये सब ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नहीं है। इसको समझिए, ये सब एक एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी के आईज से देखिए सबको। ठीक है, ये सब एनर्जी है, क्योंकि उसका जो अंदर का जो सत्य है, यानी एक एक एटम्स या एक एक मॉलिक्यूल और एटम्स की तरह है, और उसके अंदर सब घूम रहा है, और उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो इसको समझिए। ठीक है, ये सब एक एनर्जी है। तो ये है पहला सच। बट ओनली अ यूनिवर्स ऑफ एनर्जी फील्ड, सब जगह एनर्जी फील्ड है, विच सीयर्स कॉल्ड ईगल्स इमेनेशंस। इसी को ईगल का इमेनेशन कहते हैं। ठीक है, ये सब हम जो देख रहे हैं अभी, ठीक है, इसको समझिए, पहला सच। और फिर द नेक्स्ट ट्रूथ वो बोलते हैं कि दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मेड ऑफ ईगल्स इमेनेशंस। सब ह्यूमन बीइंग्स भी ईगल्स के एमिनेशन से ही बने हैं, एंड आर इन एसेंस बबल्स ऑफ लुमिनेसेंट एनर्जी। यानी इतनी ग्लो की एनर्जी हमारे अंदर एसेंस में है। ठीक है, हमारी जो सोल है, यानी एसेंस का मतलब है सोल, तो एसेंस भी कंप्लीटली ईगल की एमिनेशन, वो भी बहुत ग्लो होने वाली एक एनर्जी बंडल है। ठीक है, तो each of us wrapped in a cocoon that encloses small portions of these emanations। एक यहाँ पे जो cocoon मैंने बोला था, हमारे emanations के का cocoon, वो भी completely एनर्जी में, वो luminescent एनर्जी में बंधा हुआ है।
ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्ञानियों को होता है, पर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को जो मटेरियल लाइफ में जी रहे हैं उनका लिमिटेड होता है, ग्लो लिमिटेड होता है। और फिर तीसरा सत्य है कि दैट अवेयरनेस इज अचीव्ड बाय कांस्टेंट प्रेशर अवेयरनेस इमेनेशंस जो प्रेशर डालता है, तब जब ज्यादा होता है वो प्रेशर, तब अवेयरनेस ज्यादा बढ़ती है। और outside our cocoons which are called emanations at large exert on those inside our cocoon, जो बाहर से जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तब हमारी अवेयरनेस ज्यादा होता है। ठीक है, ये है तीसरा सत्य। और फोर्थ वन है कि एंड दैट अवेयरनेस गिव्स राइज टू परसेप्शन, अवेयरनेस बढ़ता जाएगा तो क्या होता है, परसेप्शन, यानी हमें दिखने लगता है सब इस दीवार के पीछे क्या है, उतना अवेयरनेस हमें डेवलप करना चाहिए। तो वो भी जब अवेयरनेस बढ़ता है तभी होता है, which happens when the emanations inside our cocoons align themselves with corresponding emanations at large, यानी हमारी जो कोकून के अंदर जो एनर्जी है और बाहर जब फैलती हुई जो एमिनेशंस है, जब अलाइनमेंट होता है तब ही हम देख सकते हैं, थर्ड आई से देख सकते हैं, वो है थर्ड आई से देखना। एक्चुअली उसके लिए आंख को बंद करना भी नहीं है। ठीक है, एक टाइम पे कैसे हो जाता है, फिजिकल आइज ओपन रहने से भी हमें पता चल जाता है कि दीवार के पीछे क्या है, क्योंकि हमारा थर्ड आई और भी ज्यादा ओपन है इस फिजिकल आइज से ज्यादा। ठीक है, तो तीनों आंखों का एक ही टाइम पे यूज होता है ज्ञानियों को। तो पत्री जी को मैंने बताया कि नहीं कि हमारे जब हमारे घर पत्री जी आए थे तो कबर्ड में क्या है उन्हें पता था। फर्स्ट टाइम जब आए थे तो कबर्ड में एक एक्चुअली पापा का एक शैंपेन बॉटल था, अनओपन्ड था, वह कबर्ड के अंदर था। तो पत्री जी तो किसी ने पूछा कि थर्ड आई क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर बोलूं कि इस कबर्ड के अंदर शैंपेन बॉटल है तो वो है थर्ड आई। और जब हम तो कूदने लगे थे फर्स्ट टाइम जब हमने ये सुना था, क्योंकि सिर्फ हमको पता था कि उसके उस कबर्ड में शैंपेन का बॉटल था। तो उनका अटेंशन कितना, अवेयरनेस इतना बड़ा होगा, आप सोच के देख सकते हैं। तो ऐसे है फ्रेंड्स, तो ये है अलाइनमेंट ऑफ एनर्जीज, बाहर का और अंदर का, कोकून के अंदर का। ठीक है, और ये नेक्स्ट ट्रूथ इज दैट perception takes place because there is in each of us called an agent called assemblage point that selects internal and external emanations for alignment। तो एक पॉइंट है जहां ये एनर्जी, ये बाहर का जो एनर्जी और अंदर का जो एनर्जी है वो मिलाने के लिए एक पॉइंट रहता है, वो है असेंबलेज पॉइंट। आप समझिए, अभी आपको क्लियरली पता चल गया होगा। ठीक है, अब असेंबलेज पॉइंट क्या है, ये ऐसे भी घूमता रहता है, हमें उसको ठीक यहाँ पे लाके रोकना चाहिए। वो ज्ञानियों को पता चलता है कि क्या करने से वो यहाँ रोकता है बोल के, जैसे डांटने से या पीटने से या कुछ और साउंड से, साउंड एक स्पेशल साउंड से, ये सब डॉन जुआन करते थे। उनको पता था कि कैसे असेंबलेज पॉइंट को ठीक उसके सामने लाके रखे। और फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब हम बहुत ज्ञानी के जो कुकून है, एनर्जाइज कुकून, जब हम उनके साथ रहते हैं, यानी हम उनके साथ जब फिजिकली रहते हैं, तो हमारी जो कुकून है उसके अंदर एक डेंट पड़ता है। ठीक है, डेंट। तो वो कार्लोस केस्टनर बोलता है कि जैसे दो कार या कुछ व्हीकल जब एक साथ कोलाइड होता है तो डेंट होता है ना, ऐसे ही कुकून्स भी जब मिलते हैं, एक कुकून से एक और कुकून मिलता है तो डेंट पड़ता है। और उसमें दो तरह के डेंट हैं, वो है कॉनकैविटी और क्रेवाइस। ये दोनों वर्ड यूज किए हैं, कॉनकैविटी और क्रेवाइस। ईच हैज डिस्टिंक्ट इफेक्ट, उसका इफेक्ट बहुत डिफरेंट है। कॉनकैविटी इज टेम्परेरी,
टेम्परेरी फीचर है। कॉन्केविटी का डेंट जो होता है वो बहुत टेम्परेरी होता है, क्रेवाइस का बहुत परमानेंट शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए आप देखिए जब कोई एक ज्ञानी रहता है कहीं, तो एक सीकर यानी एक साधक, जो जब वो साधक का मतलब ठीक है ना नीता जी, साधक यानी एक सीकर, यानी जो इस ज्ञान के अंदर आने वाला है, एस्पिरेंट वही एस्पिरेंट। तो वो जब एक गुरु के पास जाता है तो वो उसको परमानेंट शिफ्ट हो जाता है। जैसे हम सब आए हैं अभी, हमारा परमानेंट शिफ्ट हो गया है। हम ध्यान को अपनाए हमारे लाइफ में, और हमारा कोकून में एक डेंट है, वो डेंट है क्रिवाइज डेंट, जो हमें परमानेंटली शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। फीचर ऑफ कोकून एंड प्रोड्यूसेस परमानेंट शिफ्ट। ठीक है, ये सब है इसमें, और बहुत बहुत ज्यादा है इसमें। अभी एक एक पॉइंट को हम लेंगे तो बहुत ज्यादा देर लगेगा, पर मैंने एज आई टोल्ड कि पहले भी मैंने कहा था कि यहाँ पे मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स, बहुत ज्यादा है तो मैंने पॉइंट्स बन के रखा है मैंने। तो ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। दूसरा है वी आर ऑर्गेनिजम्स दैट क्रिएट एनर्जी। हम भी अभी क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी को हमारे थॉट से और हमारे एक एनर्जी से। वी आर बबल ऑफ एनर्जी। यानी एक बबल है हम भी। इट इज इन फास्ट फिच देन दैट बबल ऑफ एनर्जी वुड मेक अ डेंट इन अनदर बबल ऑफ एनर्जी। यानी हम भी किसी का डेंट कर सकते हैं। हम भी एक और क्या साधक को हम कंप्लीटली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। हम सबको, सबके लाइफ में एक, यानी एक उनके कोकून में एक डेंट करके ही रहना हमारी एक पर्पस यही है ना, कि उसके उनके कोकून में एक डेंट बना के उनको कंप्लीटली स्पिरिचुअल साइड में डालने का एक पर्पस, यही है हमारा ट्रू पर्पस। ठीक है, तो ये बोलते हैं, डॉन जुआन बोलते हैं कि सबके अंदर वो है, सबके अंदर हमारे एक कैपेसिटी है, हमें एक कैपेसिटी है डेंट करने का, तो हमें डेंट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो बहुत मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट। तो हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। मैं सोचती हूँ जब भी मैं यही है, करीना कपूर कैसे डेंट कर देती है कंप्लीटली शाहिद कपूर के लाइफ को। कंप्लीटली वो सैड रहता है और वो इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, आप सब ने देखा होगा, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो फिल्म, क्योंकि वो इतना कॉन्शियसनेस में चेंज आ जाता है। वो एक्चुअली इम्तियाज अली जो डायरेक्टर हैं, वो ओशो के शिष्य हैं, यानी वो ओशो के सब प्रिंसिपल्स ने उन्होंने उस फिल्म पे डाला है। जैसे बर्निंग या बर्न करो फोटो को और फ्लश कर दो, और सब वहां से EFT मेथड्स हैं, वो सब इमोशनल फ्रेइंग टेक्निक्स है, वो सब ओशो ने एक्चुअली पहले ही बता के रखे हैं। तो वो सब उन्होंने, इम्तियाज अली ने एक इंटरव्यू में बताए थे कि ओशो का टेक्निक्स मैंने इस फिल्म में यूज किया है। तो सबको एक बहुत अच्छा फिल्म मैं मानती हूँ उसको। तो ऐसे एक डेंट हमारी हम कर सकते हैं, जैसे पत्री जी ने हमें किया है। वो इतने डेंट किए हैं कि पूछिए मत, कि हमें फिर हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं, यहाँ से हट ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता चल गया कि इतना सरल और सच क्या कहते हैं, ट्रूथ यहीं पे है। PSSM में इतना इतना ट्रूथ, यानी वो 18 प्रिंसिपल्स इतना एक बड़ा कंप्लीट ट्रूथ को दिखा देता है ना फ्रेंड्स। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, ये असेंबलेज पॉइंट अपीयर होता है डेफिनेट एरिया में, कोकून में एक डेफिनेट एरिया में वो दिखाई देता है। और बट प्रिसाइज स्पॉट इज डिटरमाइंड बाय हैबिट। जब हम हैबिट को, अननेसेसरी हैबिट्स जब करते हैं, तो असेंबलेज पॉइंट भी उसी पे डिपेंडेंट है। यानी जब हम हैबिट्स को अपना ठीक तरीके से ठीक तरीके के हैबिट्स हमारे लाइफ में हैं, तो हमारी असेंबलेज पॉइंट भी उसी से जुड़ा है, तो ठीक यहाँ पे आके रहेगा।
और हम ज्ञानी बन सकते हैं। ये सब इतना कनेक्टेड है। देखिए, तो यहाँ बोलते हैं नौजवान, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनके पास बच्चे हैं या बच्चों के साथ आप डील कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे नौजवान बोलते हैं कि जो हम कहते हैं बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से, वो ही उनका सत्य बन जाता है, और असेंबली पॉइंट वहां से ठीक ठीक प्लेस में आके रुकता है। क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं तो क्या होता है, हम इतने प्योर रहते हैं और हमारा कोकोन बहुत अच्छा है, ग्लोइंग है, और इंटरनल जो है, इंटरनल भी बहुत अच्छा रहता है, पर एक्सटर्नल जो एमिनेशंस है वो वो बच्चा जो क्या सुनता है उस पे, वो बोलते हैं कि इंटरनल जो डायलॉग है हमारा, अभी कंटिन्यूसली बातें होती रहती है ना हमारे अंदर, कंटिन्यूसली वो जो भी थॉट या कुछ भी, वो कंटिन्यूस डायलॉग को वो हमें कम करना चाहिए। ठीक है, इंटरनली साइलेंट बनना चाहिए, इंटरनली साइलेंट। और एक और बात नौजवान कहते हैं यहाँ पे कि डॉन जूलियन इंटरनली हंसने लगने के लिए, यानी हंसने लगे, यानी सबके ऊपर, यानी सबके ऊपर का मतलब वैसा रॉन्ग वे में नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो जो भी प्रॉब्लम्स था या जो भी उनके आसपास था ना, उसके ऊपर वो इंटरनली बहुत खुश थे, और उनको कुछ दुख का एक द भी नहीं, यानी इतना दुखी नहीं उनके लाइफ में, वो कंप्लीटली एक्सेप्टेंस में चले गए थे, और वो सबको एक हंसी की तरह, ह्यूमर की तरह देखने लगे। तो ऐसे थे डॉन जूलियन। ठीक है, तो बेनिफैक्टर के बारे में बहुत ज्यादा इन्होंने कहा है, और बेनिफैक्टर मैंने बोला ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं इस टाइम में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये आखिरी दिन है। तो बेनिफैक्टर क्या है, क्योंकि बेनिफैक्टर एक माँ से भी बड़ा, माँ जो होती है, इतना ज्यादा हमारे बारे में जानती हैं, पर बेनिफैक्टर ऐसे नहीं, हमारे पिछले जन्मों के बारे में, हमारी कर्मा उनके बारे में, हमारी जो भी लेफ्ट ओवर कर्मा है, और हमारी लेवल, स्पिरिचुअल लेवल के बारे में सब जानते हैं, और वो इंटेंट को उनके पास इतना पावर होता है कि वो इंटेंट को हमारे लिए ला सकते हैं। तो इसीलिए बेनिफैक्टर कहते हैं। ये बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है फ्रेंड्स, ये ठीक से समझना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा बेनिफैक्टर, ये सब है, माँ से भी ज्यादा, माँ से 100 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि हमारे पिछले जन्म के बारे में माँ को पता नहीं है ना, हमारी मटेरियल लाइफ के बारे में पता है, कैसे हैं हम एक माँ को कंप्लीटली जानते हैं कि हमें कब भूख लगता है, क्या चाहिए हमें, ये सब एक माँ जानती है। पर बेनिफैक्टर ऐसे नहीं, इतने 1000 स्टेप्स ऊपर, हमारे पिछले सब जन्मों के बारे में, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा लेवल कैसा है, हम हमारा असेंबलेज पॉइंट कैसा है, थर्ड आई कब खुलेगा, ये सबका आंसर बेनिफैक्टर के पास है हमारे बारे में। तो वो बहुत भारी वर्ड है। तो बेनिफैक्टर कहते हैं डॉन जुआन, डॉन जूलियन को, उनको सब पता था, सब डॉन जुआन के बारे में। डॉन एलियस को भी, जो वो डॉन जूलियन के गुरु थे, वो भी डॉन जुआन के बारे में सब जानते थे। तो बेनिफैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि अंदर का जो डायलॉग है उसे बहुत कम करना है हमें, मौन में जा जाके बहुत आप यूज हो जाइए। ठीक है, मौन में जब ध्यान ज्यादा कीजिए, पर मौन में भी रहिए। जब हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हम बातें करते हैं अपने आप से, ज्यादा हम कितनी बातें हम अपने आप से करते हैं। आप एक बार मौन, अगर आप मौन में रहेंगे तो पता चलेगा। तो मौन में ज्यादा वो इंटरनल डायलॉग भी हमें कम करना होगा। एक बच्चे को इंटरनल डायलॉग ही नहीं रहता है, जब वो पैदा होता है इंटरनल डायलॉग ही नहीं है, इसीलिए वो प्योर है, और उनके पास फुल एनर्जी है।
इसीलिए हर बच्चे के पास हम कोई भी बच्चा हम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर क्या होता है जब वो बड़े होते जाते हैं तो हम जो आसपास रहते हैं, मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, जो भी है, वो जो क्लोज के हैं, वो क्या बात करते हैं उस बच्चे के प्रेजेंस में, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बोलते हैं कि एक बच्चे को असेंबलेज पॉइंट एक यहाँ पे लाना है तो एक ज्ञानियों के साथ रहना है, तो ऐसे बोलते हैं नॉन। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। अपने बच्चों के साथ ऐसे आप लोग रहिए, यानी केयरफुली बात कीजिए। आपका जो भी है उनके साथ सब शेयर मत कीजिए। उनका एक्चुअली इतना रहता है कि एक और रूम में भी उनका कान इतना अवेयर रहते हैं कि उनका साउंड्स के लिए बहुत अवेयर रहते हैं। वो साउंड्स को पकड़ लेते हैं, दूर का साउंड भी उनको सुनाई देता है। हमें जो भी सुनाई नहीं देता उनको सुनाई दे चुका होगा। जब तक हम सुनेंगे, उनका पहले ही एक्टिव रहता है। तो हमें जो हम बात करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि डेली लाइफ में ये आता है सबके लाइफ में, बच्चों के साथ। मैं काश में ये जब मैं ध्यान में आई तभी मुझे पता चलता, तो और भी मैं अच्छी तरह अपने बच्चों को पालती शायद। पर मुझे लगता है कि ये बुक डेफिनेटली उनको गाइड करेगा। अब से वो बहुत अच्छी तरह अपना जीवन बिताएंगे। तो ये मैं कहती हूँ ये गाइड बुक है सबके लिए। एनर्जी को कैसे यूज करना है, कैसे बातें करनी है उनके साथ, ये सब। तो यहाँ पे फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्यादा फिर बोलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में आ गई हूँ मैं, वो है क्या पोजीशन ऑफ असेंबलेज पॉइंट। वो ही ज्यादातर वो बोलते हैं कि मैंने बोला कि ऐसे कैसे लाया जाए असेंबलेज पॉइंट को। यहाँ पे बोलते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ असेंबलेज पॉइंट नींद में नहीं हो सकता। किसी ने उनसे पूछा था, या कार्लोस कैस्टेनेडा ही पूछे हैं कि कब कब असेंबलेज पॉइंट को शिफ्ट किया जा सकता है। तो वो बोलते हैं जब अवेयरनेस रहती है, इस वर्ल्ड की अवेयरनेस रहती है, तभी इसको असेंबलेज पॉइंट को शिफ्ट एक और ज्ञानी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्लीप में किसी भी तरह हम असेंबलेज पॉइंट को शिफ्ट, पोजीशन को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें ग्रेट बैंड्स ऑफ एमिनेशंस। एमिनेशंस के बारे में बताए हैं। तो ये कहते हैं कि ईगल्स एमिनेशंस आर ऑलवेज ग्रुप्ड इन क्लस्टर, यानी क्लस्टर की तरह दिखता है। जैसे अभी हमें क्लस्टर है, ये सब एक्चुअली जो सॉलिड थिंग्स हम देख रहे हैं ये क्लस्टर ही है। ईगल इमेनेशंस क्या क्लस्टर ही है, पर अंदर हमें देख नहीं पाते हैं। हमारा थोड़े क्लोज है तो हम देख नहीं पाते हैं, पर अगर हम देखें, सबको थर्ड आई से देख सकते हैं, दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो सब क्लस्टर की तरह दिखता है। ठीक है, और ही कॉल्ड इट अनदर की डिस्कवरी। ये क्लस्टर्स की तरह दिखता है, ये क्वालिटी को ओल्ड सीयर्स ने, यानी ओल्ड जनरेशन के सीयर्स ने, ज्ञानियों ने उनको ये दिखने लगा क्लस्टर की तरह सब जगह। तो बट इन देयर अबेरेशन दे हैड रेलिगेटेड इट टू ऑब्लिवियन अंटिल इट वाज रेस्क्यूड बाय, हाँ वो एक्चुअली एक क्या कहते हैं, एक स्टर्न तरीके से, यानी ये सत्य है बोल के नहीं कहे थे, पर जो न्यू सीयर्स आए, जो आपके जो सीयर्स हैं जैसे डॉन जुआन, वो सब कहने लगे कि क्लस्टर के रूप में ही वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, ईगल के इमेनेशंस को, Eagles emanations are always grouped in clusters. The OLCs call those clusters great band of emanations. They aren't really bands, but the names are. हाँ, बैंड की तरह नहीं है, वो क्लस्टर की तरह ही है, पर उनको ओल्ड सीयर्स ने नाम रख दिया था कि बैंड ऑफ ग्रेट बैंड ऑफ एमिनेशंस बोलते थे। For instance, there is immeasurable cluster that produces organic beings. हाँ, ये organic beings भी ऐसी, जब हम सब ग्रेट क्या कहते हैं इमिनेशंस के बैंड ही हैं, हम एक क्लस्टर हैं, इसीलिए हम इस रूप में हैं।
ठीक है, हम इस रूप में और ऐसे बनाए गए। इतना सोच या इतना एक कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं सोच होना चाहिए था हमें हमें बनाने में, या हम ही इसको डिजाइन किए हैं। एक्चुअली रामता में और बुक्स में सेठ में सब कहे हैं कि हम ही ने ये सब डिजाइन किया है, हम ही ने। ठीक है, तो कोई और यहाँ पे बैठ के कोई भगवान या गुरु को कोई नहीं था ये सब बनाने में। हम सब मिलके इसको बनाए हैं, इस शरीर को, इस होल कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स इस एंटिटी को, यानी हमारी जो एंटिटी है, हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, एथरिक बॉडी है, कॉजल बॉडी है, सुप्रा कॉजल बॉडी है, ये सब हम कैसे, मेंटल बॉडी, ये सब कैसे हमने बनाया है। इतना इतना कॉम्प्लेक्स सोच चाहिए था, है ना। हमारी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, शरीर को ही ऑब्जर्व कीजिए, इतना कॉम्प्लेक्स है। फूड जाते ही डाइजेस्ट हो जाता है, उसको कैसे पता है कि डाइजेस्ट करना है। अगर ऐसे ही अटक गया तो क्या होगा, है ना। सोच के देखेंगे तो इतना अद्भुत है फ्रेंड्स की हम इसी के बारे में पूरा दिन सोच के बैठ सकते हैं। एक डॉक्टर, मुझे अभी याद आ रहा है कि एक डॉक्टर, मैंने ये वीडियो व्हाट्सएप पे देखा था। कोई डॉक्टर कुछ स्पीच दे रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि जैसे इतना ब्यूटीफुल है हमारे एक एक ऑर्गन, और एक एक क्या इतना ब्यूटीफुली बना है ये बॉडी। ये बॉडी ही इतना अद्भुत है, तो हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, कॉजल बॉडी, वो सब कैसा होगा, है ना। सबको एक्टिवेट करना है हमें, ज्यादा ध्यान करके, अननेसेसरी हैबिट्स को कम करके। तो यही है एक्चुअली क्या कहते हैं टोटल सार इस बुक का, मैं सोचती हूँ। और हाँ, यहाँ पे बोलते हैं एक और बात, ये और भी थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं। यहाँ पे फॉर सीयर्स इट मींस देयर आर 48 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑन अर्थ। यानी ये बोलते हैं कि हम ह्यूमंस और क्या कहते हैं सब तरह के जो ऑर्गेनिजम्स और ये सब हैं, वो 48 ऐसे नंबर पे लाके आए हैं, यानी 48 टाइप्स हैं बोलते हैं यहाँ पे। और फिर यानी 48 टाइप्स के क्लस्टर यानी बैंड ऑफ एमिनेशंस। मैंने अभी आपको समझा दिया है कि ब्रांच ऑफ एमिनेशंस क्या है। तो वो सब क्लस्टर के रूप में दिखाई देते हैं, वो सब है 48 टाइप्स। ये ज्ञानियों ने देखा है। और ये सब एक एक बैंड भी क्या कहते हैं, एक एक इमेजिनेशन भी बहुत इंफिनिटी के रूप में, मैंने बोला था ना, एक डॉट में भी इंफिनिटी का नॉलेज है। अभी हम इतना ही सीखे हैं। ओशन के तरह है ये। कितना जन्म चाहिए, कितने जन्म के बाद हमको ये सब मिलता है, और कितने जन्म चाहिए इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने में, मैं सोच भी नहीं सकती। रियली तो ये सब है फ्रेंड्स। तो ये है, ये सब मैंने एक्चुअली सब आपको कंप्लीटली ऑलमोस्ट मैं बोल चुकी हूँ। यहाँ पे इन्वेंट्री के बारे में भी कल मैंने बताया था, इन्वेंट्री क्या है सब। तो इसके बारे में भी और भी ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत टेक्निकल डिटेल्स के साथ ये सब डॉन जुआन आते, ये और भी पेजेस में यहाँ पे दिया गया है। पर मैं सोचती हूँ उसका इतना हमें डिटेल में जाने के लिए आई थिंक सेशन की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहीं पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैं कहना चाहती थी। और यहाँ पे मैंने और भी थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे लास्ट बट वन चैप्टर, यानी नहीं लास्ट, ये स्टॉकिंग इंटेंट और ड्रीमिंग पोजीशन के बारे में लिखे हैं। स्टॉकिंग के बारे में मैं, अनीता जी आपको याद है पहली सेशन में मैंने बताया था, ये बोलते हैं कि स्टॉकिंग जो क्वालिटी है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू सीयर्स के लिए बना है। जो नए जनरेशन में है वो ही स्टॉकिंग के कर सकते हैं। दे आर द ओनली सीयर्स हु डील विद पीपल। हाँ, जो ज्यादातर सबके साथ
ज्यादा करना होता है उनको, यानी सेशंस बना अरेंज करना और बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना सबके साथ, उनको वो स्टॉकिंग एबिलिटी है, वो सब न्यू सीयर्स हैं, ओल्ड सीयर्स नहीं है। और डॉन जुआन कहते हैं कि मास्टरी ऑफ इंटेंट और मास्टरी ऑफ स्टॉकिंग का जो मास्टरी है वो न्यू सीयर्स के मास्टर पीसेस हैं। ठीक है, इंटेंट का मास्टरी क्या है? इंटेंट का मास्टरी है इंटेंट को सब जगह देखना। इंटेंट क्या है, मैंने बोला ना तब भी, ईगल का इमेजिनेशन या विल या इंटेंट बोला था, तो उसका मास्टरी, उसको सब जगह पहचानना। और स्टॉकिंग है सबके साथ सब ऑर्गेनाइज करना, वो जो दो क्वालिटीज हैं वो उसको मास्टर पीसेस हैं न्यू सीयर्स के, मॉडर्न न्यू सीयर्स के। और फिर मास्टरी ऑफ अवेयरनेस में कहते हैं कि विमेन को ज्यादा कंसंट्रेशन की एबिलिटी है। जो उनके अप्रेंटिसेस थे उनको अवेयरनेस, ये लड़कियों को यानी विमेन को ज्यादा वो मास्टरी ऑफ अवेयरनेस के मास्टर थे, वो सब उनके साथ जो भी थे वो। तो यहाँ ये कहते हैं डॉन जुआन। तो इसमें भी बहुत ज्यादा टेक्निकल ज्ञान बहुत दिए हैं इसमें। तो मैं एज ए सेड कि मैंने पॉइंट्स थोड़े बहुत बना के रखे। इसमें मैंने क्या कहने वाली थी कि इसमें मैंने जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये कहते हैं कि जब डॉन जुआन एक्सप्लेन्स दैट वन सोब्राइटी, मैंने बोला सोब्राइटी का मीनिंग एक बार, सोब्राइटी का मीनिंग है सीरियसनेस, यानी बहुत सीरियस रहना अपने ज्ञान को पाने के लिए और ज्ञान के बारे में सोचने से के लिए या उसके बारे में डील करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सीरियसनेस चाहिए। सोब्राइटी जब एक्वायर हो जाता है, ड्रीमिंग पोजीशन become increasingly stronger. The next step is to wake up at any dreaming position. यानी हमें इतना सोब्राइटी सीरियसनेस जब आ जाता है इस आध्यात्मिक पार्ट में, तो हमें ड्रीमिंग पोजीशन जो है वो एक्चुअली हमें स्ट्रांग हो जाते हैं और किसी भी टाइम पे हम उठ के उसके बारे में एक्चुअली उठ सकते हैं, तुरंत उठ सकते हैं। अवेयरनेस में आना बहुत टाइम नहीं लगता है हमें। आप देख चुके होंगे कि हमारे लाइफ में जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत अवेयरनेस लेवल इतना कम रहता है ना। तो हमें याद भी नहीं रहता है कि हम इतने ड्रीम में डूब चुके होते हैं कि वो रियल और ये अवेयरनेस में आने के लिए इतना देर लगता है, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि ड्रीमिंग पोजीशन से बाहर आके अवेयरनेस में आने के लिए बहुत देर नहीं लगता है। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कहे हैं कि seers who gazed at the eagle's emanations without their dreaming bodies died, and those who gazed at them with their dreaming bodies burned with the fire from within. हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। सीयर्स ने जो ईगल्स के इमेजिनेशंस को अपने ड्रीमिंग बॉडी से यानी एस्ट्रल बॉडी से जब देखा तो वो एक्चुअली मर चुके होंगे। यानी आपने सुना होगा कि बहुत लोग अपने स्लीप में ही गुजर जाते हैं, है ना। तो ऐसे सीयर्स थे, ओल्ड सीयर्स ऐसे थे थोड़े बहुत, जो उन्होंने इमेजिनेशंस को, ईगल को ड्रीमिंग बॉडी से देखा था और वो वहीं पे चले गए। और जो एंड दोज हु गेज्ड विद देयर ड्रीमिंग बॉडीज बर्न्ड विद द फायर फ्रॉम विदिन। और जो वही बोलते हैं कि एक और बार इन्होंने ड्रीमिंग बॉडीज बोला है। एस्ट्रल बॉडी से जो देखते हैं वो फायर फ्रॉम विदिन से, उनका जो फायर है वो उसको बर्न कर देता है उनके फिजिकल बॉडी को। तो ऐसे देखना ठीक नहीं समझते हैं डॉन जुआन। वो कहते हैं कि जब बॉडी में है, हम फिजिकल बॉडी में है, तब हमें ईगल को देखना चाहिए, यानी हमारी थर्ड आई कंप्लीटली ओपन रहना चाहिए।
ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ पे फिर नागवाल जूलियन के बारे में बहुत ज्यादा उन्होंने कहा है, कैसे उन्होंने असेंबलेज पॉइंट को शिफ्ट किया। यू सी नागवाल जूलियन मेड माय असेंबलेज पॉइंट शिफ्ट काउंटलेस टाइम्स। इतनी बार उन्होंने उसको डॉन जुआन के असेंबलेज पॉइंट को उन्होंने शिफ्ट किया था। तो वो एक सिद्धि है एक्चुअली। जब वो दूसरे ज्ञानियों का दूसरे एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, डॉन जुआन एक स्टेप लोअर है डॉन जूलियन से। तो डॉन जूलियन को वो सिद्धि है असेंबलेज पॉइंट को मूव करने के लिए, तो वो भी डॉन जूलियन को वो सिद्धि था असेंबलेज पॉइंट को मूव करने के लिए। तो ये सब है फ्रेंड्स, ये इसी के बारे में ज्यादा यहाँ पे कहे हैं। और ये सब हमारी ज्ञान के लिए, यानी हमारी एक नॉलेज के लिए हम डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे डेली लाइफ के लिए और जो भी हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो भी चाहिए, मैंने कंप्लीटली ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। ये सब है। और मैं सोचती हूँ कि वी आर एक्चुअली नियरिंग एंड। मैं अभी क्या टाइम है नीता जी? ओके 10:25 हो गया है। तो और भी थोड़े पॉइंट्स और कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। और ज्यादा यहाँ पे जो दिया गया है वो सब एक स्टोरी की तरह, यानी एक कंप्लीटली उनके साथ क्या क्या हुआ और उनका एक तरीका, एक शमंस का तरीका जो है वो सब दिए गए हैं। मैं अभी एक्सक्लूड कर रही हूँ इसको, बट मैंने जो भी इस बुक में ज्यादा ज्ञान का है वो सब मैंने बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, अभी फिनिश कर सकते हैं? यस यस।